अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़बज़नी इल्मा। अच्छा जी, CFAP 6 एडवांस ऑडिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट रिजल्ट सेशन स्टार्ट हुआ जाता है। सर हाफिज़ सलमान मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप अनम्यूट हो गए। यस। चलिए जी, थोड़ा सा बस मैं एक एक मिनट लूंगा और फिर सर सलमान ने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा रखा हुआ है। CFAP 6 से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले रिक्वेस्ट की कि सर आप CFAP 6 लॉन्च करते हैं। हमने नहीं लॉन्च किया। बहुत टाइम बाद सर हाफिज़ सलमान से मेरी मुलाकात हुई और फिर जब मैंने सर हाफिज़ सलमान के अंदर एक स्टूडेंट्स की हेल्प करने का एलिमेंट देखा, तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं जी, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सर के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं एंड सर का जो माशाल्लाह कमिटमेंट लेवल है और जो सर का जो है सर की फ़िक्र है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं बस इतनी सी बात करके हैंड ओवर करूँगा कि लास्ट अटेम्प्ट का जो हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें स्टूडेंट से ज़्यादा ऐसा लगता था कि सर को फ़िक्र है पेपर्स की, और इंडिविजुअल बेसिस पे सर असाइनमेंट खाली चेक नहीं करते थे। असाइनमेंट चेक तो करते ही हैं सर, वो मसला नहीं है। सर असाइनमेंट देने के बाद पर्सनली फॉलो भी करते थे बच्चे को, हर बच्चे को, कि भाई आपने असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं किया। मतलब एक तो होता है ना कि यार असाइनमेंट आ गया, चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आ गया तो कर लेते हैं। एक होता है कि स्टूडेंट के पीछे पड़ जाना कि यार आपने असाइनमेंट किया क्यों नहीं। क्योंकि CFAP 6 जैसा पेपर जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेस पे नहीं पास होता, उसमें आपको ड्राफ्टिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे चाहिए होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड माशाल्लाह जब रिजल्ट आया तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आउटसाइड रजिस्टर्ड थे, सर ने फिर भी बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको हेल्प किया एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी। मुझे खुद पर्सनली काफ़ी मैसेजेस आए। तो प्लीज़ जस्ट टेक इट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक बंदे का बहुत रिसर्च है इस पेपर पे, एंड सिर्फ रिसर्च नहीं है, ही हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड इन द लास्ट अटेम्प्ट एज वेल। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा आज के सेशन से, एंड यू आर वेरी लकी टू हैव सर सलमान विद यू। सर सलमान प्लीज़ स्टार्ट करें सर। मैं ये शेयरिंग बंद कर देता हूँ एंड यू कैन स्टार्ट शेयरिंग योर ओन डॉक्यूमेंट एज वेल। 1 मिनट जस्ट जी सर। बिल्कुल। सर वो पोस्ट बना दें। यू कैन जस्ट शेयर एंड आई एम मेकिंग यू। ठीक है ठीक है। आप उसमें रिकॉर्डिंग भी जो है वो क्या कहते हैं कर लेट लीजिएगा। मी ऑन द रिकॉर्डिंग, एक मिनट। अच्छा जी, चेक कर लें, आपके पास भी रिकॉर्डिंग शुरू हो ठीक गई। है। आपके पास ही बस रिकॉर्डिंग ऑन है ना? आपके जी पास? मेरे पास है। चलें सेट है। बस ठीक है। ठीक है। चलें। चलें सर, ओवर टू यू। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है सब? पहले तो सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, सर ने इतनी सारी बातें कही और अच्छा खासा इंट्रोडक्शन सर ने ऑलरेडी दे दिया है मेरे बिहाफ़ पे। पहले तो आपको नाम बता दिया सर ने कि मेरा नाम हाफ़िज़ सलमान है एंड आई एम आल्सो अ सीए क्वालिफ़ाइड। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आप भी सीए क्वालिफ़ाई करेंगे जल्द अज़ जल्द। तो इंशाल्लाह हमें मिलकर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी सीए क्वालिफ़ाई बन जाएँगे जल्द से जल्द। अच्छा, इसके अलावा इंट्रोडक्शन देता चला जाऊँ, मेरी आर्टिकल जो है आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही से? एक बच्चे का मैसेज है, सर आपकी वॉइस की बेस बहुत ऊपर-नीचे हो रही है। सही आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे एक दफ़ा दोबारा मैसेज कर दें, ठीक है, क्लियर वॉइस है। अच्छा जी। इसके अलावा मेरी जो आर्टिकलशिप है वो डेलॉइट से है, ठीक है? करंटली मैं अभी इंडस्ट्री में हूँ, एज़ अ हेड ऑफ फाइनेंस काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसके अलावा जो मैंने लास्ट बैच पढ़ा है, इसके अलावा जो पब्लिक ग्रुप था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 500 स्टूडेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी तो 500 स्टूडेंट्स को एक्टिवली रिप्लाई करा और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से भी काफ़ी लोग क्वालिफ़ाई करे। तो काफ़ी मैसेजेस आए, मुझे भी मोटिवेशन मिली कि हाँ यार, बहुत बड़ा गैप था सीफैप 6 के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह उस गैप को कवर करा और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला हिम्मत दे तो इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा गैप को मज़ीद कम करेंगे और इंशाल्लाह जो भी इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स लेवल पर तो इंशाल्लाह कैटर करेंगे, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन एजेंडा तो ऑलरेडी हमने बताया था ग्रुप लेवल पर कि भाई हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें तो एजेंडा हमें पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के जो हमारे सेशन का एजेंडा है वो ये है कि सर फेल क्यों हो जाते हैं? फेलियर का रीज़न क्या है? सर इतने अटेम्प्ट से हम लोग है ना पेपर दे रहे हैं लेकिन बार-बार
फेल हो रहे हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए, पर्सनल लेवल पे भी मैंने उनको जवाब दिया। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे, 3-3 4-4 अटेम्प्ट हो गई, किसी के 40s में रुक रहे हैं, किसी के 30s में आ रहे हैं। वो तब से यही कह रहे हैं कि सर हम पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेक्चर्स भी हमने सर पूरे लिए हुए हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, ड्राफ्टिंग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस सेशंस सब कुछ करे हमने, ठीक है, प्रैक्टिस बेताशा करी, पास्ट पेपर सारे करे, सर समझ नहीं आ रहा हमारा पेपर फिर भी क्यों रुक रहा है। सबसे बड़ा मसला ये पता ही नहीं है बच्चे को कि पेपर रुक क्यों रहा है, ठीक है ना। लगातार 3 से 4 अटेम्प्ट जब आप देते हैं तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। आप कंप्लीटली, आपको समझ नहीं आता कि यार ये पेपर मैं दूं भी या दूसरा पेपर स्विच कर लूं, मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए। इवन के आप डिसीजन मेकिंग करने के भी आप इवन आपके पास नहीं होती कि यार क्या डिसीजन लूं मैं, ठीक है। दूसरी चीज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो रीजंस हमें पता चल जाए कि यार रीजंस हैं क्या, क्यों फेल होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज हम उन जो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं उसको ओवरकम कैसे करें, किस तरीके से इस पेपर को पास करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनाए जिसकी वजह से हमारा ये पेपर पास हो जाए, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज के एसटी एकेडमी की क्या स्ट्रेटजी होगी, और चौथी चीज के सिलेबस के अंदर चेंज क्या आया है। सिलेबस के अंदर चेंज क्या आया है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चों ने प्रीवियसली क्लासेस कहीं ना कहीं से ली भी होती हैं, कहीं ना कहीं से चीजें पढ़ी भी हैं, तो अब उनको फिक्र ये होती है कि सर क्या चेंज आया, 2022 का आइजा आ गया है, तो क्या सारी चीजें चेंज हो गई, क्या दोबारा से सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्लासेस दोबारा से लेनी पड़ेंगी, तो सर क्या करें। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हैं। अच्छा, एक बस बच्चे का मैसेज भी आया, साथ साथ मैं उसको भी रीड कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, प्रैक्टिस भी की और पास पेपर भी किए लेकिन फिर भी रह गया, आई डोंट नो, ठीक है। ये मेजोरिटी मसला, और मुझे सवालात काफी सारे मैसेजेस भी आए, तो उसमें भी यही बच्चों के मेजर इश्यूज थे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सर फेलियर होने के रीजंस क्या होते हैं, क्यों बच्चा एक फेल हो जाता है। देखिए, मेजर रीजन किधर आता है सर, मेजर रीजन ड्राफ्टिंग साइट में सबसे बड़ा आता है, बच्चे को पता नहीं होता है कि बच्चा गलती कर रहा है। मुझे याद है कि मैंने लास्ट जो बैच पढ़ाया था उसमें काफी सारे बच्चे मेरे पास एनरोल ऐसे भी थे जिनके 3-3 4-4 अटेम्प्ट से उन्होंने पेपर दिया हुआ था और उनके पेपर रुके हुए थे, ठीक है। अच्छा, जब मैंने उनको कहा कि ये वाला पास पेपर का क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करो और मुझसे चेक करवाओ, ठीक है, उन्होंने बोला सर पास पेपर का तो आईकैप का मुझे आता है पेपर, मैंने ऑलरेडी इतने पेपर अटेम्प्ट करे हैं, बार बार मैं अटेम्प्ट करता हूँ, बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, सर आप मेरे से वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो सर फायदा क्या, मुझे तो कोई न्यू क्वेश्चंस करवाएं आप, ठीक है। मैंने बोला एक दफा आप अटेम्प्ट करो जो आपने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है, पास पेपर का। तो वो उसने अटेम्प्ट करा, मेरे से चेक करवाया। अच्छा, हैरत की बात है उसने 3 से 4 दफा ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका है, इतनी प्रैक्टिस भी करी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको बहुत ज्यादा जो गलतियां थी वो हाईलाइट करी कि यार लेट से तुम आदर्शन नहीं लिखते, ठीक है ना, रिस्क तो तुम लिखते हो लेकिन आदर्शन नहीं लिखते, ठीक है। बहुत दफा आदर्शन लिखते हो तो तुम गलत आदर्शन लिखते हो, ठीक है। तीसरा तुम्हारा मसला ये होता है प्रोसीजर्स लिखते हो लेकिन वो रिस्क को एड्रेस नहीं करता, ठीक है, ये एक तुम्हारा मसला होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग का क्वेश्चन लिखते हो लेकिन रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में तुम ये सिर्फ बता देते हो कि लेट से हम एडवर्स ओपिनियन देंगे या क्वालिफाई ओपिनियन देंगे, आप दोनों को मेंशन कर देते हो, ये नहीं बताते कि एक आप स्पेसिफिक होके नहीं बताते कि सर क्वालिफाइड ओपिनियन देना, और क्वालिफाइड क्यों देना है, क्योंकि ये मैटर परवेजिव नहीं है, जिसकी वजह से परवेजिव का जो क्राइटेरिया उसको भी आपने थोड़ा सा बताना है। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आपका पेपर बार बार ड्राफ्टिंग की वजह से फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो मसला क्या है सर, मसला ये कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप किधर मसला कर रहे हैं, क्या आप असर्शन नहीं लिखते, क्या आप प्रोसीजर सही नहीं लिखते, क्या आप रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में क्वालिफिकेशन वाला जो एरिया होता है, क्वालिफाई करना, एडवर्स करना, क्या उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यार मैं ड्राफ्टिंग में किधर गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग, देखिए ड्राफ्टिंग एक बहुत जनरल चीज है, ड्राफ्टिंग के अंदर सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ड्राफ्टिंग के अंदर हर चीज है, ठीक है ना। रिस्क एंड प्रोसीजर्स के क्वेश्चन की भी बात करूं तो उसके अंदर भी स्पेसिफिकली आप किधर गलती करें ये आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज का आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप उस ड्राफ्टिंग को इंप्रूव कर सकोगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बता दूं कि भाई ये इस तरीके से ड्राफ्टिंग होगी कि भाई लेट से आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज मैंने ऑलरेडी करी हुई थी लास्ट बैच के अंदर। इसके बाद जब मैंने बच्चों का चेक करा, फिर अगेन बच्चों ने गलती करी, फिर मैंने उनको पॉइंट आउट करा कि यार तुमने अभी भी ये वाली गलती करी है, जो मैंने ये वाली बात बोली थी तुमने ये अभी तक फॉलो नहीं करी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब चेक करवाओगे तो ये लाजमी फॉलो करना। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि यार मैं गलती किस पॉइंट पे कर रहा हूं और किस पॉइंट पे मुझे इंप्रूव करने की नीड है,
ठीक है ना, आपको देखें ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं से लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है ना, आपने किसी ना किसी टीचर से, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से लेक्चर लिए हुए, कॉन्सेप्ट्स होपफुली आप लोगों के एक अच्छे लेवल तक बने हुए होंगे। तो दोबारा से सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता है कि यार कैन क्या होता है, ठीक है ना, आप लोगों को पता है ईओएम क्या है, आप लोगों को पता है क्वालिफाई मुझे कब देना है, एडवर्स ओपिनियन कब देना है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है ना। लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप लोग किस लेवल पे जाके, किस पॉइंट पर जाके गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को यही नहीं पता होता कि भाई किस पॉइंट पे मैं गलती कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी एक मेजर वजह ये भी होती है कि जो अभी करंटली जो सीए टीचिंग हमारी चल रही है, उसमें एक रिकॉर्डेड लेक्चर का हमारा चल पड़ा है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चे ने कॉपी करा, टीचर टीचर बताता है कि भाई लेट से इस तरीके से ड्राफ्टिंग होनी है, ये चीज फॉलो करना है, ये चीज फॉलो करना है, ये चीज फॉलो करना है, ये चीज फॉलो करना, ठीक है। बच्चे ने उसको कॉपी करा, ठीक है, लेकिन बच्चा अक्सर कोई ना कोई चीज छोड़ देता है, ठीक है ना। अगर आप किसी को कोई भी चीज सिखा रहे हो, लेट से अगर मैं किसी को बैट बॉल खेलना सिखाता हूँ, ठीक है ना, उसको बॉलिंग करना सिखाता हूँ, तो लेट से अगर मुझे बॉलिंग बहुत अच्छी आती है, तो मैं उसको बॉलिंग का एक्शन तो करके सिखा दूंगा। लेकिन जब वो मुझे कॉपी करेगा तो आपको लगता है कि अब मुझे फर्स्ट टाइम में वो मुझे एग्जैक्टली सेम कॉपी कर सकेगा, वही एक्शन फॉलो कर सकेगा, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप उसको बता दो कि यार अगेन एंड अगेन किधर तुम गलती कर रहे हो, देन वो फर्दर इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों का कि यार बच्चे को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली किधर गलती है। तो वो गलती आइडेंटिफाई करना, उसका पॉइंट आउट करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको कवर करा जाए, इसको किस तरीके से ओवरकम करा जाए, ये जो मसला है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं बच्चों के मैसेजेस भी रीड कर लूं। सर, रियली आई एम टायर्ड, आई डिड माई हार्ड वर्क टू पास पेपर बट फेल्ड एंड आई डिड नॉट अपीयर इन लास्ट टू अटेम्प्ट ऑडिट पेपर। सर, आई विल डिस्कस पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप, ठीक है। इसके अलावा एक और बच्चे का मैसेज है, सर मैंने जिन स्टूडेंट्स के पेपर पास हुए हैं उनसे वर्बली डिस्कस किए, पेपर हमारे पॉइंट तो सेम थे, बट मेरा पेपर 36 पे रुक गया, थर्ड टाइम फेल हुआ। देखें, वही वंस अगेन मैं एक ही बात रिपीट करूंगा इसमें कि देखें, आपके पॉइंट्स और उसके पॉइंट सेम है, रिस्क जो आपने सोचा वो उसने भी सोचा, लेकिन रिस्क में आपने लिखते वक्त ड्राफ्टिंग किस तरीके से करी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसको प्रेजेंट किस तरीके से करा, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। तो जो चीज आपने लिखी वही एग्जामिनर के सामने दिखी, ठीक है। अगर आपने लिखा उस चीज को सही नहीं, जो आपने सोचा था दिमाग में, वो चीज को आपने अगर प्रेजेंट सही से नहीं करा अपने पेपर पर, तो वो चीज एग्जामिनर आपकी रॉन्ग कर देगा। जबकि आपका और आपके दोस्त का सेम एग्जैक्टली माइंडसेट था, सेम एग्जैक्टली आपने सोचा था, लिखा ट्रीटमेंट वही, लेकिन लिखते वक्त आपने वो चीज सही से लिखी नहीं, क्योंकि एक आपको किसी ने पॉइंट आउट नहीं करा कि भाई ये चीजें जरा ख्याल से ये चीजें लिखनी होती है, ठीक है ना। तो आप एक सबकॉन्शियस वे में जो आप करते रहते थे, वही आपने चीज एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट करी, और वही चीज एग्जाम ने चेक चेक करी, तो उसके अंदर उसको कुछ चीजें मिसिंग लगी, जिसकी वजह से वो फेल कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चे का क्वेश्चन है, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, डिड ऑल पास पेपर एंड प्रैक्टिस एंड गॉट 34 मार्क्स। सेम, मैंने भी सबसे बात की, वो सबका इवन कंप्लीट भी नहीं हुआ था सर। सर, मेरा ड्रॉप अगेन 43 40 पर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, कंप्लीट बच्चे का ना होना, लेट्स से अगर किसी ने 100 से 90 मार्क्स का करा या 85 मार्क्स का करा, लेकिन अगर किसी ने एक क्वालिटी पेपर करा है, अगर ड्राफ्टिंग अच्छे से उसको प्रेजेंट करी है, अगर उसने बता दिया कि यार मुझे प्रैक्टिकल ऑडिट सही तरीके से आता है, ठीक है ना, एग्जामिनर देखे कौन है, एक कोई ना कोई पार्टनर होगा किसी फर्म का, किसी फर्म के सीनियर मैनेजर लेवल पे होगा या डायरेक्टर होगा। तो वो जब उसका माइंडसेट होता है ना, आपको उसके माइंडसेट पे जाके सोचना है, आपको एक ट्रेनिंग के लेवल पर नहीं सोचना, ना कि स्टूडेंट लेवल पर सोचना, आपको सोचना है कि यार पार्टनर क्या सोच रहा है, पार्टनर की सोच किस तरीके से चलती होगी। तो उस सोच के बारे में आपको पहुंचना है, उस सोच तक आपको पहुंचना है, ठीक है। अच्छा, बच्चे का क्वेश्चन है, ऑल्सो सर जेनरिक पेपर कैसे टैकल करें, अब आईकेप कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं कर रहा था, इस दफा किया और स्टैंडर्ड इतना कम नहीं आया, इवन दो बाकी जिन लोगों से बात की वो कह रहे थे काम आया, उनके उनके मेरा 41 पे आया, लास्ट टाइम 40 पे आया था, ठीक है, उसको भी डिस्कस हम करेंगे, बहुत अच्छी बात आपने करी, ठीक है। एक तो चीज हमने डिस्कस कर ली कि यार मेजर इशू हमारा ड्राफ्टिंग इशू है, ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा इशू टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अक्सर बच्चा, एक बच्चे का मेरे पास आया कि भाई मैसेज के, सर मैंने 75 मार्क्स का पेपर करा, मेरा जो है पेपर रुक गया 46 पे, ठीक है। अब खुद सोचे अगर वो 25 मार्क्स का कुछ क्वेश्चंस कर लेता, कुछ ना कुछ गलत भी करता, थोड़ा बहुत सही भी हो जाता, तो उसमें से 4 मार्क्स वो इजीली ऑब्टेन कर सकता था और इजीली उस पेपर को पास कर सकता था, ठीक है। तो अक्सर बच्चे टाइम मैनेजमेंट का सही से उसको करते नहीं है। या तो बच्चे ये करेंगे
कि यार 100 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन वो 100 मार्क्स को क्वालिटी पेपर, क्वालिटी ड्राफ्टिंग के साथ नहीं करते। ठीक है, या कुछ बच्चे क्वालिटी ड्राफ्टिंग तो करेंगे, लेकिन वो 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे या 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसमें भी चांसेस आपके कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने 70 मार्क्स का पेपर करा तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपने सही ना करे हो। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ आपको इम्प्रूव करने की नीड है। ड्राफ्टिंग, क्वालिटी ड्राफ्टिंग तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी इंश्योर करना है कि यार मैं विद क्वालिटी ड्राफ्टिंग मैं विद इन टाइम पेपर खत्म कर लूं, पूरा पेपर मेरा हो जाए, एटलीस्ट पूरा ना हो तो एटलीस्ट 90 मार्क्स का तो मेरा पेपर हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, तीसरा मसला, सबसे बड़ा जो मसला आजकल जो बच्चों को आ रहा है पिछले लास्ट के 2 से 3 अटेम्प्ट में, कि उनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर गिरफ्त नहीं होती। कितने से बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि भाई सर ऑडिट का पेपर हमने दिया, फेल हो गया, लेकिन हमने अभी तक एफएफआर का पेपर नहीं दिया है। देखें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे बगैर एफएफआर के पास नहीं करते, ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगी बिल्कुल कि बगैर एफएफआर पढ़े बच्चों ने ऑडिट निकाल लिया हो। ठीक है ना, लेकिन उसमें चांसेस क्या होते हैं, उसमें चांसेस कम होते हैं। उसमें आप कह लें कि यार 40-60 चांसेस होते हैं कि 40% आपके चांसेस है पास हो जाए, 60% चांसेस आप फेल हो जाएंगे। ज्यादा चांसेस क्या है कि फेल होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों चांसेस ज्यादा है? क्योंकि अब का जो पेपर आ रहा है पिछले लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से, वो क्या कर रहा है कि यार एमएसए 1 के लेवल पर जाके टेस्ट कर रहा है चीजों को। ठीक है, वो एफएफआर वाली चीजें उसके अंदर पूछ लेता है, बोलता है कि भाई लेट्स से अभी लास्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो उसके अंदर वो हैजिंग डाल दिया और हैजिंग का बोला कि भाई प्रोसीजर्स बताओ। अब मुझे एक बात बताएं, जब तक आपको हैजिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आती होगी, आपको पता ही नहीं होगा हैजिंग है क्या, हैजिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो आप कभी भी हैजिंग से रिलेटेड एक अच्छा रिस्क ड्राफ्ट नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पता तो आप कभी भी एक अच्छा रिस्क ड्राफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपको रिस्क नहीं पता चलेगा तो आप प्रोसीजर नहीं लिख सकते। तो पहला स्टेप क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दूसरा स्टेप क्या है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना। जब रिस्क पता होगा तो फिर प्रोसीजर लिख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन ने पूछा क्या था? सिर्फ प्रोसीजर पूछे थे, लेकिन प्रोसीजर लिखने तक पहुंचना कैसे था आपने, कि पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, फिर आप दिमाग में सोचे रिस्क क्या होगा, फिर आप सोचे उस रिस्क को मैं एड्रेस कैसे करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चे को जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आता होगा तो बच्चा कभी भी प्रोसीजर ड्राफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया, सर मेरी रिपोर्टिंग भी पास हुई इस अटेम्प्ट में और बीएफडी भी पैरा रिपोर्टिंग। एक मिनट, ये मैसेज मेरा ऊपर चला गया। अच्छा, बीएफडी भी पैरा रिपोर्टिंग का इशू नहीं हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रहा सर, मैंने बाकी रिपोर्टिंग पेपर में दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट टेस्ट होना भी फेलियर का इशू है सर। एफआर पास हुई इस अटेम्प्ट में, हेजिंग आती थी, अच्छा लिखा, बट 43 पे रुक गया। ठीक है, देखें ये तो एक कॉमन रीजंस ना। ठीक है, हो सकता है कि यार देखें आप किस रीजन से फॉल करें। जब मेरे पास इंडिविजुअल बेसिस पे बच्चों के मैसेजेस आए तो मैंने उन बच्चों के हिसाब से बच्चों को बताया कि भाई तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं, लेट्स से ड्राफ्टिंग का मसला है। ठीक है, कुछ बच्चों का पता चला कि भाई उनका ये वाला मसला है। तो जैसे कुछ बच्चे इधर मुझे मैसेज में कह रहे हैं कि सर मुझे एफएफआर बहुत अच्छी आती थी, मेरा एफएफआर पास भी है, तो आपका जरूरी नहीं है कि आपका ये वाला मसला हो, आपका हो सकता है कि ड्राफ्टिंग साइड पे मसला हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और बच्चे का मैसेज आया, सर ड्राफ्टिंग में स्पेसिफिकली ये इशू आता है कि प्रोसीजर के हिसाब से माइंड चलता है, जब वही बातें व्हाट मैटर टू फोकस ऑन ये स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखनी पड़ती है तो भी ड्राफ्ट नहीं हो पाता। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि सर स्ट्रेटजी के हिसाब से, जैसे कि उसने पूछा था अभी कि हेजिंग वाले क्वेश्चन के अंदर भी कि सर ये बता दो कि भाई कौन से ऐसे मैटर्स होंगे ये हेजिंग से रिलेटेड, कि वो आप बोलोगे कि अब मेरी टीम को कि ये इस मैटर्स पे आप फोकस करो। ठीक है ना, वो मैटर्स आपने बताने थे कि भाई इस मैटर पे आप टीम को कहोगे कि भाई ये मैटर पे वो फोकस करे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा एक और क्वेश्चन था रेवेन्यू वाला, उसके अंदर उसने पूछा था कि भाई रेवेन्यू से रिलेटेड स्ट्रेटजी क्या होगी। ये देखें, आइजर 300 का मैंने अपने लास्ट बैच जो पढ़ाया था उसके अंदर मॉक भी लिया था और मॉक को मैंने पब्लिकली भी दिया था। ठीक है, उसके अंदर आई थिंक क्वेश्चन 4 था या क्वेश्चन 5 था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 5 याद नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ वो था मॉक। उसके अंदर मैंने एक सवाल डाला था जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई ये मैटर्स हैं और उसका मुझे बताओ कि भाई ऑडिट प्लान पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, ऑडिट प्लान पर क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखिए, कभी भी स्ट्रेटजी आ रही है
कभी भी ऑडिट प्लान आ रहा है या जो भी मैटर जिस पे आप बोल रहे हैं कि यार इन मैटर पे फोकस, किस मैटर पे फोकस करना है, तो वो कहां से आपका सवाल पूछ रहा है? वो पूछ रहा है आपका आइजा 300 से सवाल पूछ रहा है आपका। आइजा 300 क्या डील करता है सर? प्लानिंग को डील करता है। प्लानिंग में दो क्या चीजें आती हैं सर? स्ट्रेटजी आता है और ऑडिट प्लान आता है, ठीक है ना? तो ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर जो जो बातें हम पढ़ते हैं सर, आपको देखना होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है सर, कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही हैं सर, ग्रुप स्टैंडर्ड तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो पर्टिकुलरली रेवेन्यू से रिलेटेड आपने देखना है कि भाई आईएफआरएस 15 अप्लाई होगा, तो आईएफआरएस 15 पे आपने फोकस करना होगा, ठीक है? इसी तरीके से हेजिंग पर अगर देखें तो हेजिंग पर आईएफआरएस 9 अप्लाई होगा, तो आईएफआरएस 9 को आपको देखना होगा। हेजिंग से रिलेटेड अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है तो आपने उस पर फोकस करना होगा, ठीक है? हेजिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसमें अगर कोई शराइत लिखी हुई है, उसमें कोई कंडीशन लिखी हुई है, तो आपने उस पर फोकस करना होगा। ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके अलावा हेजिंग के अंदर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यूएशन होती है सर, वो फेयर वैल्यूएशन सब्जेक्टिव चीज होती है सर, आपने उस पर फोकस करना होगा कि फेयर वैल्यूएशन सही होगी या नहीं होगी। तो फोकस करने के लिए आपने प्लानिंग वाले एरिया पे 300 से जवाब देना था। ये बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, मैंने मॉक करते वक्त भी, मॉक जब करा था उसमें भी मैंने बच्चों को बताया था कि भाई ये चीज कभी भी टेस्ट हो सकती है। इससे पहले आईकेएप ने बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में सवाल नहीं पूछा, आइजा 300 को कभी इतना डिटेल में हिट नहीं करा। आइजा 300 को कभी भी हिट कर सकता और उसने इसी टाइम में हिट कर दिया, ठीक है? तो आपने पहले से प्रिडिक्ट करना है चीजों को कि सर ये भी चीज हो सकती है, सर ये भी चीज हो सकती है, सर ये वाली भी चीज आ सकती है। लेकिन आईएसक्यूएम, आईएसक्यूसी से आईएसक्यूएम आया, ठीक है? आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि एथिक्स की ग्रिड के अंदर आईएसक्यूएम वाला स्टैंडर्ड भी इन्वॉल्व है, ठीक है? अब बच्चे ने सोचा कि एथिक्स का हमेशा क्वेश्चन आता है तो एथिक्स की तैयारी अच्छी कर ली, आईएसक्यूएम को लिफ्ट नहीं कराई, जिसकी वजह से हुआ क्या, उसने एथिक्स का सवाल नहीं पूछा, आईएसक्यूएम का सवाल पूछा, वहां बच्चे किलिंग बोर्ड हो गए, ठीक है? तो पहले से आपने प्री प्लान होना था कि यार आईएसक्यूएम आ सकता है, पहले से चीजों को प्रिडिक्ट करना था, ठीक है? उसी पे मैं आता हूँ कि अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डील करना। जैसे आईएसक्यूएम आ गया, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लास्ट अटेम्प्ट में चीज आ गई थी रिस्क के अंदर, ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए। इस अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो आईएसक्यूएम आपके पास आ गया, ठीक है? हेजिंग से रिलेटेड चीज आ गई, तो पहले से आपने स्ट्रेटजी वाली चीज आ गई, ठीक है? वो आपने प्रेडिक्ट नहीं करी, ठीक है? इसके अलावा आईटी रिलेटेड कंट्रोल आ जाते हैं, साइबर अटैक से रिलेटेड चीज आ जाती है। देखिए, चीजें हमेशा याद रखिएगा, करंट एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट से आती है। जब कोविड का मसला चल रहा होता है तो वो कोविड ले आता है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब क्रिप्टो क्रिप्टो का आप देख रहे हैं ना, कोई बाहर से चीज तो नहीं आ रही, आपके जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चीजें आप देख रहे हैं वही चीज वो पूछ रहा है। तो क्रिप्टो आपने देखा है कि यार मार्केट में, सोशल मीडिया पे क्रिप्टो का बहुत ज्यादा रुझान चल रहा है, ठीक है ना? उसने लास्ट टाइम में क्रिप्टो को टेस्ट कर लिया था, रिस्क वाले सवाल में क्रिप्टो को इन्वॉल्व कर दिया था, ठीक है? इसके अलावा अगर देखूं तो हेजिंग वाला मामला अभी क्यों चल रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा डॉलर की फ्लक्चुएशन है, चीजों की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उसने हेजिंग को हिट कर दिया। तो जो चीज आप करंट इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, जो चीज आपके इर्द गिर्द हो रही है, वही चीज को आईकेप टेस्ट करता है। देखें, अगर आप थोड़ा सा करंट इन्वायरमेंट में थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक जाके चीजों को देखेंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये चीज भी आ सकती है, ठीक है ना? और अगर एक सफिशिएंट लेवल पे आप पहले से रेडी हो जाएं कि यार मैं इन चीजों को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लूं, लेट से अभी देखा जाए तो भाई आप लोगों की फॉरेन करेंसी की जो ट्रांजेक्शन है, बाहर आप पैसे नहीं भेज सकते, कितनी कंपनीज परेशान है कि भाई बाहर किस तरीके से पैसे भेजें, एक्सपोर्ट्स आपकी बहुत ज्यादा हिट हो रही है, इंपोर्ट्स हिट हो रही है, किस तरीके से पैसे भेजें, तो वो सारी चीजें भी अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है, ठीक है? तो इस टाइप के इश्यूज आइडेंटिफाई करना, अभी जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज्यादा बंद हो रहे हैं, ठीक है ना? ये भी एक करंट इशू चल रहा है, ठीक है? तो इस टाइप के इश्यूज को प्रेडिक्ट करना कि भाई ये चीजें हो सकती हैं। लेट्स से अभी करंट इन्वायरमेंट में बात करें तो करंट इन्वायरमेंट में कौन कौन सी हमारे पास जो कंपनीज ऑपरेट करी है सर, आजकल Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इस टाइप की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बूम कर रही है, स्ट्रीमिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बूम कर रही है। तो उन इंडस्ट्रीज पे रिसर्च करना, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज पे रिसर्च करना, फूड पांडा एप्लीकेशन पे रिसर्च करना, उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए पहले से आपने प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है, बच्चे अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो थे कोई स्पेसिफिक मसले के जिसकी वजह से बच्चा मोस्ट प्रोबेबली फेल हो रहा होता है। फिर इसके अलावा बच्चों के एंड पे कुछ मसले हैं। बच्चों के एंड पे क्या मसले होते हैं सर? एक तो मसला ये कि
वॉल्यूम 2 को लिफ्ट ही नहीं कर रहे थे। वॉल्यूम 1 पे इतना ज्यादा फोकस करते, इतना फोकस करते हैं, पूरा टाइम वॉल्यूम 1 पे लगा देते हैं, वॉल्यूम 2 को लिफ्ट नहीं कराते, जबकि एक क्वेश्चन वॉल्यूम 2 से लाजमी लाजमी आता है, ठीक है, वॉल्यूम 2 को वो लिफ्ट नहीं कराते, ठीक है। फिर इसके अलावा यादव पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, शुरू से बच्चे बोलते हैं यार आज ही मैं पूरा ऑडिट पढ़ लूं, आज ही प्रैक्टिस कर लूं, सारी चीजें कर लूं। देखिए, आज करने से नहीं होगा, इसको कंसिस्टेंटली आपने प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई डे बाय डे मुझे ऑडिट को लेकर चलना है, कंसिस्टेंट प्लान बनाना है। देखें, लेट सिटिंग्स हर किसी की होती है, हर किसी के कुछ ना कुछ मसले होते हैं। मेरे कंपनी के अंदर बहुत 100 काम होते हैं, फिर भी मैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी आपने सेट करनी होती है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज को समझेंगे कि यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर निकालना, तो आप उस चीज को प्लान करेंगे। देखें, अक्सर आप स्टूडेंट्स के पास ऑडिट लाइफ के अंदर क्लाइंट्स पर आप लोगों के पास टाइम मिलता है, लंच ब्रेक का टाइम मिलता है आप लोगों के पास, बीच में टाइम कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट्स नहीं लगे होते, आप फारिग बैठे होते हैं, लेकिन वो बच्चे कहाँ कहाँ स्पेंड करते हैं, सर चलो यार चाय पीने चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना, मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में यही चीजें करी भी हैं, ठीक है। तो बच्चा करता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इन चीजों को कम करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार इंजॉय ना कर अपनी लाइफ को एंजॉय बिल्कुल करें, चाय पिए, गप्पे मारे, शप्पे मारे, सब करें, लेकिन साथ ही साथ आपने दिमाग में रखना है कि यार मुझे अपनी प्लान करना है। अगर क्लाइंट नहीं लगा हुआ तो थोड़ा सा वहां टाइम क्लाइंट में फर्म में बैठकर मैं पढ़ लूं। देखें, अब तो लेक्चर्स आपके ऑनलाइन हो गए, ठीक है ना, आप ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, मोबाइल में ले सकते हैं, मोबाइल में एक्सेस है, लैपटॉप पर है आपके पास, नोट्स अवेलेबल है मोबाइल में, तो आप पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। पहले होता था कि यार सीनियर के सामने बुक खोलूंगा, सीनियर मुझे ये बोलेगा, अरे मोबाइल चलाने का तो कोई मना नहीं करता, आप मोबाइल पे लेक्चर ले लो, आप मोबाइल पे नोट्स को रिव्यू कर लो क्विकली कि भाई ये चीजें मैंने कल पढ़ी थी, एक दफा रिव्यू कर लूं, गो थ्रू हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तो चीजों को आपने प्लान करना है, टाइम आपने निकालना है। ऑल्दो के लेट सीटिंग हो रही है, लेट सीटिंग में भी रात को जब प्लान हो रहा होता है डिनर करते वक्त, उसमें भी टाइम मिलता है आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो डिनर करते वक्त जब बातें चल रही होती है, तो उसमें टाइम निकालना है कि भाई थोड़ा सा मैं ये भी पढ़ लूं, ठीक है। देखिए, अगर ना पढ़ने होंगे तो 100 बहाने दिमाग में आएंगे, लेकिन पढ़ना होगा ना, तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने रास्ते खुद बनाने हैं, चाहे के अंदर आप लोगों की लेट सीटिंग चल रही हो, चाहे क्लाइंट का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने डेली कंसिस्टेंटली कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के आपने उस टारगेट को करना। तो मेरे क्लाइंट चल रहा है, अभी तो मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये बहाने बनाएंगे तो हमेशा बहाने बनते रहेंगे, लेक्चर पेंडिंग पे जाते रहेंगे, और प्रैक्टिस सेशन भी रिकॉर्डेड जमा होते रहेंगे, लेकिन आप लोग कभी भी उसको अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और मसला होता है बच्चों को। अभी जो पेपर आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली आ रहा है। जैसे कि आप लोग बात करेंगे यार सर जेनेरिक पेपर आ रहा है, तो जेनेरिक पेपर वो क्या हो रहा है, वो मतलब है ना, कोई बुकिश बात ऐसी नहीं हो रही। वो बोल रहा है कि भाई आप ऑडिट मैनेजर हो, बताओ भाई किन एरिया पे, जैसे हम आपस में बैठे होते ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें कि भाई आपस में आप एक क्लाइंट पर गए, आप समझ लें एक मैनेजर है, ठीक है, वहां आपको हैजिंग वाली चीजें मिल रही है। अब वो बोल रहा है कि यार बीइंग अ मैनेजर, मैं जाहिर है अपनी टीम को गाइड तो करूंगा ना कि भाई हैजिंग वाले तो मामला है, जरा अच्छे से देखना। आप सीनियर को, जॉब इंचार्ज को बताओगे, टीम को बताओगे, जो भी बंदा हैजिंग पे काम कर रहा होगा, भाई हैजिंग में ये रिस्क होते हैं, ये मसले होते हैं, तो जरा ये वाले एरिया को अच्छे से देखना है, ये वाले एरिया को अच्छे से देखना। आप प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे। वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, बच्चा इसके अंदर प्रोसीजर लिख के आ जाता है, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे। आप सोचें, आप अपने आप को मैनेजर अज्यूम करें और सोचें कि यार एक हैजिंग वाली चीज है आपको दिखी क्लाइंट पर, तो आप अपनी टीम को बताओगे ना या नहीं बताओगे? आप उसको बताओगे कि भाई देखें भाई हैजिंग का मामला है, जरा ध्यान से देखना है, इसमें ये चीज लाजमी देखना, ये वाली चीज भी लाजमी देखना, ये वाली चीज लाजमी देखनी है आपने। तो उसको वो चीज आपने बतानी कि भाई इन एरियाज पे आपने फोकस करना है, दैट्स इट। ये नहीं है कि ये प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी प्रोसीजर परफॉर्म करना बाद का स्टेप है, पहले आप उसको गाइड करोगे भाई ये फोकस करना है ये वाली एरियाज पे। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। किसी के कोई सवाल है तो अभी पूछे, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। उस पे मैं आता हूँ, आइजा 600 पे मैं आता हूँ। बाकी लोग कह रहे हैं यस सर, कोई चीज को कोई सवाल नहीं है, यस क्लियर, ठीक है आगे चलते हैं। आइजा 600 में मैं आऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पास करने के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ड्राफ्टिंग का रिस्क आपने खत्म करना है, कि ड्राफ्टिंग का मसला मेरा हमेशा आता है, तो सर ड्राफ्टिंग में मैं किधर लैग कर रहा हूँ, स्पेसिफिक मेरा क्या मसला है, उसके लिए देखिए एक ही हल है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है,
ठीक है ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी ड्राफ्टिंग किसी से चेक करवाएं, एक ही सॉल्यूशन है। अब वो चाहे आप किसी अपने सीनियर से करवाएं, ठीक है, चाहे आप अपनी ड्राफ्टिंग किसी टीचर से करवाएं चेक, ठीक है, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव से चेक करवाएं, किसी बहन भाई से, किसी कजन से, जो आपको बेहतर लगे, लेकिन आपने चेक करवानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं किसी रिलेटिव से चेक करवा रहे हैं, अब उसको ऑडिट का बिल्कुल पता ही नहीं है। जिसका और जिसने ऑडिट ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो, एडवांस ऑडिट, उससे चेक करवाएं, कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो आप किसी ना किसी से चेक लाजमी करा, पता चला आप किसी ऐसे सीनियर से चेक करवा रहे हैं जिसका खुद ऑडिट नहीं निकला हुआ, या फिर उसने खुद ऑडिट पढ़ा भी नहीं है, आप उससे चेक करवा रहे हैं, तो ये चीज नहीं करनी। एटलीस्ट उस बंदे का ऑडिट निकला हुआ हो, ऑडिट की उसको अच्छी नॉलेज हो, आप उससे चेक लाजमी करवा, ठीक है। पहली चीज तो ये। सर दूसरी चीज, टाइम को किस तरीके से हम मैनेज करें। देखिए, टाइम को मैनेज करने के लिए आपने मॉक्स और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, टाइम लगा कर के। भाई 3 घंटे का मैं टाइम लगाऊं और 3 घंटे में मैं कितना पेपर अटेंड करता हूं, उसको आपने करना होगा। अच्छा, सर आपको अगर पेपर सॉल्व करके लास्ट अटेम्प्ट का दें तो कैन यू गाइड स्ट्रेटेजी होगी, क्या सारी चीजें होंगी, उसको भी इंशाल्लाह हम आते, ठीक है। ये तो हो गई सर कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करा जाए, उसका देखें, उसका एक ही हल है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स और टेस्ट देंगे, टाइम लगा करके, भाई इतने टाइम में मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। तो आपको अंदाजा होगा कि यार मेरी टाइम, मैं टाइम के हिसाब से चीज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो आप उसमें मजीद काम करेंगे, मजीद अपनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। जितनी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगी, तो आपको टाइम कम लगेगा चीजों पे, रिस्क को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। प्रोसीजर जितने ज्यादा आपने प्रैक्टिस करी हुई होगी, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रोसीजर होंगे, एक अच्छा खासा चंग आपके दिमाग में चीजें होंगी। आउटसाइड द बॉक्स जाके आपने अगर एक्टिविटीज करी होंगी, तो आपको कोई अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी आपको डील करने में मसला नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज इजीली कर लेंगे। सर तीसरी चीज, अगर तो एफएफआर वाला इशू है, सर हमें हेजिंग का समझ नहीं आया, हेजिंग का क्वेश्चन अच्छे से नहीं हुआ, देखिए आपने बिल्कुल डिटेल में जाके थोड़ा सा समरीज को रीड करना है, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता हो, आपको पता हो हेजिंग का मामला क्या होगा, ईसीएल आएगा तो उसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, अगर मॉडिफिकेशन ऑफ लीज है तो उसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, अगर मॉडिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी है तो उसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें, एफएफआर की क्वेश्चन सॉल्व करें, ये नहीं करना, सिर्फ आपके दिमाग में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। इस परस्पेक्टिव से आपने समरीज को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज हमें क्या करनी है सर, जो अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके उसको किस तरीके से डील करा जाए, उसके लिए आपने करना है। जैसे कि अभी सोलर बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, अगर देखा जाए सोलर की बहुत ज्यादा डिमांड आई हुई है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में सोलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आपकी एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा हडल आ रही है, जिसकी वजह से आप जो बाहर है ना, डॉलर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी करेंसी इधर से बाहर आप भेज नहीं पा रहे, ठीक है ना। वो बाहर आपको अगर कोई चीज डॉलर में परचेज करनी है, तो उसमें मसला आ रहा है, क्रेडिट कार्ड पर भी लिमिट लगा दी है कि भाई स्टेट बैंक ने कि इससे ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेट्स से अगर मैं फेसबुक वगैरह पे ऐड चला रहा हूँ, तो उसकी भी एक लिमिट आ गई है, ठीक है। पहले मसला नहीं था, आप जितनी करना चाहते थे कर लेते थे, लेकिन अब उसके ऊपर भी लिमिट आ गई। तो इस टाइप के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, उसको आइडेंटिफाई करना। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो आप देख रहे हैं आजकल के इन्वायरमेंट के अंदर, जो कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई, ठीक है, अमेजोन हो गया, एयरवाइज ऐप हो गया, फूड पांडा हो गया, ठीक है, इन ड्राइव हो गया, येंगो हो गया, इस टाइप की इंडस्ट्रीज पे भी थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है कि यार इस चीज के, लेट्स से नेटफ्लिक्स के क्या रिस्क होंगे, नेटफ्लिक्स के क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, सर एयरवाइज ऐप की क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। सर सोलर अगर होगा तो सोलर पे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, उसका रेवेन्यू क्या होगा, उसमें क्या रिस्क होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, सोलर वाली जो कंपनीज है उनके क्या रिस्क होंगे, सर क्रिप्टो की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, क्रिप्टो के क्या रिस्क होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे। तो ये चीजों को आपने समझना है, अपने आउटसाइड द बॉक्स जाके थोड़ी सी चीजें सोचनी है, ठीक है ना। करंट इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि भाई क्या चीजें हैं। देखिए, सवाल कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके नहीं आता, आईक्यू कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके चीजें नहीं पूछता वो इसी वर्ल्ड से चीजें लाता है और इसी वर्ल्ड से चीजें पूछता है। बस थोड़ा सा ये होता है कि आइजा से निकल के थोड़ा सा बाहर आपको देखना होता है कि चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है ना। मार्केट में चीजें चल किधर रही है, किधर चीजें हो रही है, क्या चीजें हो रही है, तो वो चीजें आगे टेस्ट करता है। आगे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कोई चीजें नहीं लाता, ये बात समझे।
ठीक है ना, जो चीज हो रही है, जो चीज फर्म्स फेस करती हैं, जो क्लाइंट्स पे चीजें वो देखते हैं, वही चीज आईकेप पूछ रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो उस चीज के लिए आपने थोड़ा सा रेडी रहना होगा, आउटसाइड द बॉक्स जाके चीजें सोचनी होगी। इसके अलावा जो वॉल्यूम 2 को इग्नोर करते हैं, तो वॉल्यूम 2 टाइमली आपने पढ़ना है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक अच्छी सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, डेली बेसिस पे आपने पढ़ाई करनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था। अच्छा, एक और चीज, जो बच्चे ऑडिट के अंदर हैं, मैं उनसे अभी मुखातिब नहीं हूँ, जो बच्चे ऑडिट, जो बच्चे अपने आर्टिकलशिप ऑडिट में नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे तो वो तो एक अलग बात है ना, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी ऑडिट में अपने आर्टिकल्स करें, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यार उसको तो साथ साथ उसकी चीजें रिवाइज हो रही है जब वो ऑडिट कर रहा है। लेकिन मसला बताऊं कहाँ आता है, जब बच्चा ऑडिट कर रहा होता है ना, तो बच्चा उस सोच से करता ही नहीं है कि ये मेरी पढ़ाई पे कोई काम आएगा। बच्चा सोचता है वही कि यार सीनियर ने बताया ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, लेट्स से बैंक कैश एंड बैंक कर रहे हैं तो कैश काउंटिंग होगी, और एक अदद बैंक स्टेटमेंट लेनी है, एक अदद मुझे बैंक रिकंसिलिएशन लेनी है, बैंक रिकंसिलिएशन की जो रिकंसाइलिंग आइटम्स होंगे उस पर मुझे एक सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग करके सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से देख लेना है। अब वो बस एक, वो उस लेवल से सोचता ही नहीं है कि भाई आइजा में ये सारी चीजें कौन सी अदर्शन वेरीफाई हो रही है, क्या रिस्क है, क्या प्रोसीजर में परफॉर्म कर रहा हूँ, कौन सी अदर्शन कैश एंड बैंक की वेरीफाई हो रही है, वो इस पर्सपेक्टिव से जाके सोचता ही नहीं है। ठीक है ना। इवन की जॉब इंचार्ज लेवल पे अक्सर बच्चे होते हैं जो कि ऑडिट दे रहे हैं, तो वो प्लानिंग वाला एरिया कर रहे होते हैं, लेकिन कभी प्लानिंग को ढंग से वो देखते ही नहीं है। प्लानिंग को क्या करते हैं, जो लास्ट वर्किंग पेपर बना हुआ है बच्चे के पास, जब प्लानिंग के वर्किंग पेपर्स हैं, तो प्लानिंग को अच्छे से देखो कि भाई प्लानिंग में जो इन्वायरमेंटल चीजें जो हम आइजा 315 के अंदर पढ़ते हैं, कि भाई इन्वायरमेंटल रिलेटेड भी आप देखते हैं चीजें कि यार कंपनीज को क्या अफेक्ट करेंगी, उससे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चा उसको सही से पढ़ता ही नहीं है। प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चा परफॉर्म करता है, उसको बच्चा सही से कभी परफॉर्म करता ही नहीं है। बच्चा करता क्या है कि भाई करंट ईयर के उसमें एफएस के नंबर्स टेपे, और लास्ट ईयर के जो नंबर्स आते हैं डिफरेंस निकला, और थोड़ी बहुत रीजनिंग जो पुरानी हुई भी होती है उसमें इंक्रीज डिक्रीज करके वो रीजन को कर देता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब चीजें कर रहे हैं ना, तो अच्छे से उसको बिल्कुल ये सोच के गलत से, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लास्ट ईयर से बढ़ रहा है और डेप्रिसिएशन का इंक्रीज कितना आ रहा है, तो वो सारी चीजों को असेस करें, देन उसके बाद रीजनिंग अच्छे से लिखें, ताकि साथ ही साथ होगा क्या, प्रैक्टिस पेपर की भी हो जाएगी आपकी। लेकिन बच्चा उस एंगल से कभी करता ही नहीं है। ठीक है, जो चीज आइजा में पढ़ रहा है उसको देखें कि प्रैक्टिकली मैं किधर अप्लाई करता हूँ, जो चीज प्रैक्टिकली कर रहा हूँ उसको देखें कि यार मैं आइजा में किधर पढ़ रहा हूँ। जब इन चीजों को आपस में लिंक करेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका ऑडिट प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा होगा, और आप पढ़ते वक्त भी बहुत ज्यादा साउंड फील करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज को अच्छे से करा करें, ऑडिट जब करें तो सोच समझ के करें कि यार मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये क्यों कर रहा हूँ, कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है। इस तरीके से जब सब सोचेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका ऑडिट का पेपर मसला नहीं होगा, इजीली निकल जाएगा। लेकिन बच्चे कभी इस एंगल से सोचते नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, जो बच्चे, अब वो वाले बच्चे भी इधर होंगे जो बच्चे ऑडिट में नहीं होंगे आर्टिकल से, सर तो हम क्या करें सर, आपने तो ये बातें बता दी, अब हम तो अजीब सा फील कर रहे हैं, मतलब ऑडिट अगर हमने पढ़ाई, अगर हमने ऑडिट में काम ही नहीं करा तो हम ये पेपर कैसे निकालेंगे। देखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, देखिए आप जब टीचर के साथ किसी से पढ़ते हैं, तो उसका काम होता है कि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिकल अवेयरनेस दे, वो प्रैक्टिकली चीजों को गाइड करे कि प्रैक्टिकली चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके से वर्किंग पेपर बनते हैं, क्या होता है, किस तरीके से ऑडिट करते हैं, तो थोड़ा सा उसका काम होता है कि वो आपको प्रैक्टिकली अवेयरनेस दे किस तरीके से चीजें होंगी। तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। अगर हम एसटी एकेडमी से क्लासेस लेते हैं, एसटी एकेडमी में अपने आप को इनरोल करवाते हैं, तो सर आप ऑडिट किस तरीके से पढ़ाएंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें एक चीज, सबसे पहले आते हैं कि देखें आपने अगर ऑडिट पेपर अटेम्प्ट करा है, तो आपने ऑलरेडी क्लासेस कहीं ना कहीं से ली होंगी। ठीक है, किसी भी टीचर से ली होंगी, और हर टीचर, मुझे पता है कि भाई हर टीचर बहुत अच्छे लेवल पे जाके पढ़ा रहा है, हर टीचर एक अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट से
बहुत हद तक अच्छे होंगे, कॉन्सेप्चुअली इतने मसले नहीं होंगे, अनलेस कि मैं कहूँ कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट आपका वीक है, या फिर आपको फील हो गया यार ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे सही सर का सही समझ नहीं आया था जिस सर से मैंने पढ़ा था, तो मैं क्या करूँ ये वाला लेक्चर ले लूँ। तो अदरवाइज आपने सारे लेक्चर लेने की नीड नहीं होगी। हाँ, किसी को लगता है यार मैंने ऑडिट सही से पढ़ा ही नहीं था, मैंने लेक्चर सही से लिए ही नहीं थे, मैंने जल्दी जल्दी में लेक्चर ले लिए थे 2-3x की स्पीड लगा के, तो मुझे लेक्चर ही समझ नहीं आया। तो वो तो लेक्चर फिर दोबारा से ले ले, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करे, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल स्क्रैच से वो स्टार्ट करे। या किसी ने सेल्फ स्टडी करा और उसने बोला कि यार मुझे चीजें काफी हद तक समझ नहीं आई है, तो वो स्क्रैच से स्टार्ट कर ले। अदरवाइज किसी को कॉन्फिडेंट है वो कि यार मेरे लेक्चर में मुझे कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिसमें मुझे कंफ्यूजन हो, तो उसको उस पर्टिकुलर जो जिस एरिया में वो कंफ्यूज है उसका लेक्चर लेना, अदरवाइज उसको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अच्छा सर, अगर एसटी अकेडमी से पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा? सर पोर्टल पर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास पड़े हुए होंगे। आपको जिस एरिया में लग रही है या अगर कंफ्यूजन है उस एरिया का आपने रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना है। सर वो लेक्चर लेना कब है? देखिए हम चलेंगे 1 बाय 1 सीक्वेंस में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम रिस्क एंड प्रोसीजर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि भाई लेट्स से रिस्क एंड प्रोसीजर के लिए आप लोग कुछ स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लो। सर कौन से स्टैंडर्ड? सर आइजा 300 को एक दफा रिवाइज कर लो। ठीक है, आइजा 315 को आप रिवाइज कर लो। ठीक है, इसके अलावा जो मटीरियलिटी वाला आपका स्टैंडर्ड है, सर आप उसको एक दफा रिवाइज कर लो। ठीक है, सर रिस्पॉन्सिव वाला जो आपका स्टैंडर्ड है, सर आप उसको एक दफा रिवाइज कर लो। तो मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता दूंगा कि भाई लेट्स से मंडे टू फ्राइडे के अंदर आपने ये स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने। अब रिवाइज्ड आपकी चॉइस है कि आपने जिस टीचर से पहले पढ़ा था आप उस नोट्स को फॉलो करें। ठीक है, एक बंदे ने जिससे पढ़ा होता है वो उससे कंफर्टेबल होता है, तो आप या तो उस नोट्स को फॉलो करें, ठीक है, उससे रिवाइज करें। या आपको लगता है कि सर के नोट्स अच्छे हैं, मतलब मेरे नोट्स अच्छे हैं, तो आप मेरे नोट्स से रिवाइज कर लें। अगर आपको फील होता है कि यार एक दफा मैं सर के लेक्चर्स भी ले लूं, तो आप मेरे लेक्चर्स भी लेके उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्लैरिटी हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आपने ये चीजें ले ली, तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, सैटरडे और संडे के अंदर इंशाल्लाह हमारे लाइव सेशन हुआ करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, प्योरली प्रैक्टिस होगी, और वो मैंडेटरी होगा सबके लिए लेना। ये नहीं होगा कि भाई आप बोले कि यार मैं नहीं ले रहा, मैंडेटरी आपने लेना है। ठीक है ना? अच्छा, ऑल्दो के मैं जो लेक्चर जो ये प्रैक्टिस सेशन होंगे उसको रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा पोर्टल पर, लेकिन आपने इस आश्रय में नहीं रहना कि भाई रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं वो क्लासेस लूंगा। देखिए रिकॉर्डेड के चक्कर में अगर आप रहेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। आपने इंटरेक्शन करनी है, असल मकसद क्या है लाइव सेशन रखने का। देखिए अगर रिकॉर्डेड ही देना होता ना तो मैं खुद रिकॉर्डिंग करके मेरे लिए भी इजी होता है और आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दे दूं। असल जो मकसद है लाइव का रखने का मकसद यही है कि आप लोगों के मैसेजेस आए, आप लोग सवालात पूछें, मैं वो सवालात को उसी वक्त हल करूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना? और व्हाट्सएप पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज रहें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। जितनी ज्यादा आप लोगों की इंटरेक्शन होगी तो मुझे पता होगा आप लोग किस लेवल पर हैं और किस लेवल से आप लोगों को उठाना है मुझे, और आप लोगों को पता होगा किस लेवल तक पहुंचना है। जब तक आप लोग मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ना ऑडिट पढ़ने में, ना आप लोग उस लेवल तक पहुंच सकेंगे। तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेक्शन करने के लिए मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेशन जो थे वो लाइव कर दिए, प्योरली जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो लाइव सेशन में हम करा करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हम चीजें चलेंगे, ये नहीं है पैदल चल रहे हैं हम। 1 बाय 1 चीजों को मैं आपको बोलूंगा भाई रिवीजन ये चीज करनी है। ठीक है, देन हम प्रैक्टिस सेशन उस चीज का रखेंगे, देन हम कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन मैं आप लोगों को होमवर्क दिया करूंगा। ठीक है, होमवर्क आप लोग मुझसे चेक करवाएंगे, देन उसमें आइडेंटिफाई होगा कि आप लोगों की क्या मिस्टेक्स हैं, देन मैं वो हाईलाइट करूंगा, देन आप लोग उसको इंप्रूव करोगे, देन फर्दर लाइव सेशन होंगे, देन फर्दर आप लोग उस पर काम करोगे, इंप्रूव करोगे, देन फर्दर वो आप लोगों की चीजें इंप्रूव होना शुरू होंगी। तो देखिए ऐसे करते करते हमारी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, इसके अलावा नोट्स आपको मेरे अवेलेबल मिलेंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको मेरे नोट्स फॉलो करने हैं या प्रीवियसली जिन टीचर से आपने पढ़ा है आप उसके नोट्स फॉलो करें, या आपकी कंप्लीटली चॉइस होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स आपको लगता है कि यार मजा आ रहा है इसमें पढ़ने में तो आप इस नोट से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है जो प्रीवियसली जिन टीचर से क्लासेस ली थी आप उनसे पढ़ें। ठीक है,
अच्छा, ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह हम इंटरेक्शन करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो पब्लिक ग्रुप था उसमें भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था, उसमें भी एक्टिवली रिप्लाई करा था। अभी भी कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इधर सेशन ले रहे होंगे और इन्होंने मेरे से पर्सनली भी मैसेज करके पूछा होगा, अपनी चीजें बताई होंगी, और उसमें भी मैंने आप लोगों को पर्सनली भी एक्टिवली रिप्लाई करा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव होता हूँ, एक्टिवली रिप्लाई करता हूँ बच्चों को। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने ज्यादा आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा व्हाट्सएप पे चीजें पूछेंगे, तो उतना आप लोगों को भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा ऑडिट पढ़ाने में। पता चलेगा बच्चे किधर मसला कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह टेस्ट और मॉक्स होंगे, ठीक है। उससे हम टाइम मैनेजमेंट अपनी इंप्रूव करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा आउटसाइड द बॉक्स जाके हम थोड़ी सी एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों को टास्क दूंगा कि भाई नेटफ्लिक्स के रिस्क एंड प्रोसीजर आइडेंटिफाई कर क्या, ठीक है। ये ऐसे में टास्क आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को ये रिसर्च करनी होगी। देखिए, लेक्चर तो आपने ऑलरेडी लिए हुए ना, अब आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत करना है, ठीक है। तो इस टाइप के टास्क आप लोगों को करने हैं। नेटफ्लिक्स पे दे दूंगा, लेट से मैं बोलूंगा कि भाई फूड पांडा के कंट्रोल आइडेंटिफाई करके आओ, ठीक है। लेट से मैं बोलूंगा तमाशा एप्लीकेशन है, इस पे जरा रिसर्च करके आओ, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इस पे रिसर्च करो, ठीक है। तो इस टाइप के आप लोगों को टास्क दूंगा। सोलर जो कंपनीज हैं उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती होंगी, उनके रिस्क क्या होते होंगे, उस पे रिसर्च करके आओ। तो इन चीजों पे हमें थोड़ा सा सोचना होगा। इंशाल्लाह इन चीजों पे हम काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम चीजों को कवर अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, बच्चों का कुछ मैसेज भी आया साथ साथ में, वो भी पढ़ लूं। सर, आइजा परचेज करने की जरूरत है या 2018 का चल सकता है? देखिए, आइजा 2022 का परचेज कर लें, ठीक है। क्यों? खैर, अगर देखिए उसमें एक तो आइजा 600 रिवाइज्ड 2018 के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो आइजा 600 रिवाइज्ड आपको 2022 में मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको 2018 में नहीं मिलेगा, आइजा 600 चेंज हुआ है। अच्छा, एक और बच्चे का है, सर ये लाइव में विद इन कराची फिजिकल का ऑप्शन हो सकता है? फिजिकल का ऑप्शन नहीं है, लाइव सेशन जूम पर हुआ करेंगे, फिजिकल नहीं होंगे। अच्छा, ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आए थे, वो भी मैं पढ़ लूं। ऐसे ही सर मैं थर्ड पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ ज्यादा इस अटेम्प्ट में, क्योंकि ये एरिया रिकॉर्डिंग में कवर नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेक्शन होना। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे। नॉलेज देखिए मार्केट में बहुत अवेलेबल है, नॉलेज का मसला ही नहीं है आज के दौर में। यूट्यूब पर लेक्चर भरे पड़े हुए हैं। आप मतलब बाहर के भी लेक्चर हैं, इसी से के लेक्चर पढ़े हैं, वहां से भी ऑडिट। देखिए, ऑडिट आएगा तो सेम है ना, चाहे एसीसीए का हो चाहे सीए का हो। तो आइजा तो आपको कहीं से भी, वो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। आप लोगों को चैट जीपीटी है यार, चैट जीपीटी से आप चीजें पूछेंगे वो आप लोगों को बता देगा। गूगल मार्केट में गूगल से पूछते हैं तो वो चीजें बता देता है। तो सारी फैसिलिटीज आपके पास है। मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का, वो मिसिंग हो चुका है, जो कि वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग चीजें होमवर्क करके चेक करवाएं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चैट जीपीटी आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि यार आप लोग एग्जैक्टली किधर मसला करें। गूगल आपको ये नहीं बताएगा कि किधर आप लोग एग्जैक्टली मसला करें, क्या चीज मिसिंग करते हैं, वो चीज आप लोगों को नहीं पता चलेगी। वो चीज कहाँ से पता चलेगी सर? ह्यूमन इंटरेक्शन से, ठीक है। तो इस चीज का हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर, कोड भी रिवाइज हुआ है। सर, कोड में कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, ठीक है। कोड में ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है, कोड पूरा एग्जैक्टली वही है। जो मेजर जो चेंज है ना आइजा के अंदर, वो आइजा 600 रिवाइज्ड का आया है, जो कि कंप्लीटली चेंज हुआ है, ठीक है ना। कोई बाकी जो चेंजेस है ना, वो मैं बताऊं आपको क्या हुई है आइजा 2022 के अंदर। वो चेंज ये आया है कि भाई लेट से आईएसक्यूएम आ गया, ठीक है। आईएसक्यूएम आ गया, ठीक है। आईएसक्यूसी को वो रिप्लेस कर दिया उसने, ठीक है। अब जितने भी जो स्टैंडर्ड्स थे उसके अंदर लिखा हुआ था आईएसक्यूसी। जहां जहां क्वालिटी कंट्रोल की बात आती थी ना, तो हर स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ होता था। लेट से कोई भी स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके अंदर आईएसक्यूसी लिखा होता था। तो उसने क्या कर दिया, आईएसक्यूसी हटा के आईएसक्यूएम लिख दिया, बस सिंपल ये चेंजेस करिए। बाकी जो मेजर चेंज है ना, वो आइजा 600 की चेंज है। सर, आपको सारा आइजा रीड करने की नीड नहीं होगी। मेरे अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप वॉट एवर जो भी आप नोट्स फॉलो करते होंगे, मेरे नोट से पढ़े तो उसमें मैंने आइजा को सारी चीजें अपने नोट्स के अंदर कवर करी है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कंसाइज वे के अंदर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और आपको आइजा से भी ना आपने रेफर इसलिए करना है कि आपको पता हो कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। अदरवाइज रीड करने की नीड नहीं है आपने, ठीक है। आपको सिर्फ पता ऊपर ऊपर से जस्ट गो थ्रू कर लें, आपने डिटेल में जाके रीड नहीं करना उसको।
अगर आप मेरे नोट से पढ़े तो उसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे उस नोट्स के अंदर। नोट्स इतने सफिशिएंट और कंसाइज बनाए कि सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर होगा जो आइजा के अंदर लिखे हुए। कोई ऐसी चीज नहीं कि मैंने शॉर्टकट मार के उसको कंसाइज करने के चक्कर में पॉइंट्स खा गया हूँ। तो सारी चीजें जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने कवर करें। अगर कोई रह भी जाता है जो मुझे आइडेंटिफाई होता है तो वो मैं फौरन इंक्लूड भी कर देता हूँ, उसको अपडेट भी करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है। अच्छा, शुड बी रीड आइजाज और नोट्स आर इनफ? देखिए नोट्स इनफ है, नोट्स कंप्लीटली इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, आइजाज इसमें इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि आइजा एक दफा गो थ्रू करा करें जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि भाई कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। डिटेल में जाके रीडिंग नहीं करना, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, जस्ट गो थ्रू करना है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, ताकि अगर कहीं स्टक हो जाते हैं आपको पता हो कि भाई रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स किधर है आइजा के अंदर, वो आप लोगों को पता हो। ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों को पता हो कि भाई ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई है, तो अगर कोई चीज भूल जाते हैं और आपके पास टाइम है देखने का तो आप लोग उसको रेफर कर सकें। अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई आप लोग तैयारी ऐसी करें कि आइजा खोलने की नीड ना पड़े, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपने आइजा को देखा हुआ हो तो यूज टू होंगे कि अगर कहीं स्टक हो गए तो आपने वहां से रेफर कर लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर व्हाट अबाउट आइजा 540? 540 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मेजर चेंज जो था वो आइजा 600 के अंदर ही है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। आइजा 315 ऑलरेडी प्रीवियसली चेंज हो चुका था, आईएस कैम प्रीवियसली चेंज हो चुका है, तो इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है अभी तक। अभी तक आइजा 600 का आई कैप ने बोला। अच्छा, जबकि मैं एक और चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाऊं, अगर मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाऊं आई कैप का, देखिए स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ये वाली सिलेबस वाली? मुझे कंफर्म कर दें एक दफा मैसेज पर, मैसेज पर एक दफा कंफर्म कर दें आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? देखें इधर गौर करें पहले तो 20 पर जो मैंने हाईलाइट करा, आइदर 600 स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ ग्रुप एफएस। ये जो इसने इधर बात लिखी है ना, ये इसने ओल्ड वाले को मेंशन करा है सिलेबस के अंदर, ओल्ड वाले को मेंशन करा, न्यू वाले को मेंशन नहीं करा, रिवाइज वाले को मेंशन नहीं करा। सर फिर तो ओल्ड वाला टेस्ट होगा। देखिए इस पर मैंने आईकेएफ से कम्युनिकेशन करी है, इस पर मैंने आइजा से कंफर्म करा है कि भाई आइजा 600 ओल्ड वाला टेस्ट होगा या रिवीजन वाला टेस्ट होगा। तो उन्होंने बताया कि भाई आइजा 600 रिवाइज्ड वाला टेस्ट होगा। चूंकि ये डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे हम लोग तो इंशाल्लाह ये अपडेट आईकेएफ की तरफ से आ जाएगी जल्द अज जल्द। फिलहाल अभी तक आईकेएफ के सिलेबस के अंदर पुराना वाला ही मेंशन आएगा 600। ठीक है, लेकिन मैंने कंफर्म करा आईकेएफ से, तो आईकेएफ ने ये बात लिख के मेंशन करी है कि वो इंशाल्लाह इसको ये वाला डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे, तो आइजा 600 रिवाइज टेस्ट होगा December 24 के अटेम्प्ट में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सर, क्लासेस का भी बता दें, आपके सेशन लाइव नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट होंगे? जी बिल्कुल, नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट होंगे। मंडे से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्लान शेयर कर दूंगा कि ये स्टैंडर्ड आपने रिवाइज करने हैं। देन इंशाल्लाह उसी से रिलेटेड इंशाल्लाह हम सैटरडे एंड संडे के अंदर हम लाइव सेशंस करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उससे रिलेटेड। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई क्या चीजें हैं? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है? अच्छा जी, अब आते हैं सर, क्या आइजा 600 अलग से यूट्यूब पर मिल जाएगा? देखिए अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बाद में सोचूंगा जब आइजा 600 पे मजीद काम करूंगा तो उस पर हम लोग की एक इंटरनल डिस्कशन होगी एसटी एकेडमी की कि वेदर शुड वी अपलोड इट ऑन अ पब्लिक और ऑन अ पोर्टल ओनली। ठीक है ना, तो वो एक हमारी इंटरनल डिस्कशन के बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी कोई फिलहाल हमारा डिसीजन नहीं है कि उसको पब्लिकली रखेंगे या फिर ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स रखेंगे, अभी हमने कोई डिसाइड नहीं करा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज सर, आपको अगर पेपर सॉल्व करके लास्ट अटेम्प्ट का दें तो कैन यू गाइड ऑन इश्यूज? देखें आप उस पर कर लें, ठीक है, उस पर कर लें, इसके अलावा मुझे सेंड कर दें इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिलता है। देखें करंटली मैं भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर हूँ, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं प्रायोरिटी पे डील कर रहा होता हूँ, तो आप लोग मुझे सेंड कर दें। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम निकलेगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उस पर आप लोगों को चेक करके रिस्पॉन्ड बिल्कुल कर दूंगा। सर मेरा नंबर नोट कर लें आप लोग, मैं लिख लेता हूँ, बल्कि नंबर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ इधर ताकि आप लोग
0335 नोट कर लें सब, 0335 ठीक है। तो जिसकी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को चेक भी करवाना हो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, लेकिन उससे मैं 100% आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं चेक करके आप लोगों को लाजमी लाजमी कर दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश बिल्कुल होगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को लाजमी लाजमी रिस्पॉन्ड कर दूंगा, उस पर आप लोगों को फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। सर आपके लिए सॉफ्ट फॉर्म वर्ड में फिजिबल रहेगा या हैंड रिटन सॉल्व करके दे दें आपको? सर वर्ड में दे दें तो मेरे लिए आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। हैंड रिटन को थोड़ा सा अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की राइटिंग कुछ ऐसी होती है, मुझे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर तो वर्ड रिटन होगा तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। इज एसटी एकेडमी ऑफरिंग एनी टेस्टिंग सेशंस? देखिए टेस्टिंग होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन हम लोग कंबाइंड पूरा एक कंप्लीट पैकेज ही ऑफर करें। एज ऑफ नाउ हम लोग का अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है कि टेस्टिंग सेशन अलग से ऑफर करेंगे या फिर लेट्स से होम जो लाइव सेशन होंगे वो अलग से ऑफर करेंगे। अलग से ऑफर नहीं करेंगे, एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आप लोगों को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ये जो मैंने आप लोगों को बताई तो वो सारी फैसिलिटीज आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज में मिलेगी। सर लास्ट टू अटेम्प्ट से रिस्क के सवाल ड्राफ्ट करने बहुत मुश्किल होती है, तो कैसे ओवरकम करें और कैसे इस सवाल की प्रैक्टिस कैसे करें? सर सितंबर 2022 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भी। एक मैंने डाला हुआ है अपना लेक्चर, ठीक है ना, वो आप लोग एक दफा लाजमी देख लें, ठीक है ना। वो पब्लिकली मैंने डाला हुआ है सबके लिए, तो वो लेक्चर आप लोग लाजमी देख लें। मैंने उसमें बताया रिस्क की ड्राफ्टिंग कैसे डिटेल में करनी है, ठीक है ना। तो उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि यार जो रिस्क की जिस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी चाहिए तो वो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा उससे। इसके अलावा फर्दर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप लोगों को इतना मसला नहीं होगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का लास्ट पेपर चेक हो जाएगा अगर कोई ड्राफ्ट करके आपको दिखाना चाहता हो। जी बिल्कुल, आप लोग लास्ट पेपर एक दफा वो कर लें, अटेम्प्ट कर लें, देन मैं मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं उसको चेक भी कर लूंगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज चीजों को लेकर, रिस्क का पहले करेंगे देन रिपोर्टिंग पर आएंगे, देन इसके अलावा हम चीजों को थोड़े से आउटसाइड जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं उनको करेंगे, वॉल्यूम 2 करेंगे, एथिक्स करेंगे, आईएसक्यूएम करेंगे। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे चीजों को, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और चीजें मुझे आप लोगों को दिखानी थी। सर टेस्ट एंड लाइव सेशंस पब्लिकली ग्रुप में आएंगे? सर लाइव सेशंस पब्लिकली ग्रुप में नहीं आएंगे, वो सिर्फ ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे। टेस्ट भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगे। सर आइजा 540 रिवाइज वो ऑलरेडी प्रीवियसली ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आइजा 540 में कोई चेंज नहीं आया, जो प्रीवियसली था आइजा 540 ऑलरेडी वही था, ठीक है। इसके अलावा आइजा 315 ऑलरेडी प्रीवियसली रिवाइज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका आईएसकेएम ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाला जो वॉल्यूम 2 के अंदर था वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं प्रीवियस अटेम्प्ट में, ठीक है। इस अटेम्प्ट में जो चेंज है वो आइजा 600 का आया है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा इसके अलावा और चीजें मुझे आप लोगों को कुछ दिखानी थी। एक दफा आप लोग नोट्स देख लें कि नोट्स हमारे किस तरीके से बने हुए हैं। नोट्स बहुत ही कंसाइज बने हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बने हुए हैं। आपको आइजा से चीजें ज्यादा ही मिलेंगी, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स के साथ ज्यादा मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगी। चीजें जितनी है उसको बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करके चीजों को एक्सप्लेन करा गया है ताकि आप लोगों को इजीली चीजें समझ में आए, और थोड़े से इंटरेक्टिव टाइप के नोट्स बने हुए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आए, थोड़े से कलरफुल भी है। इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी और सॉफ्ट में आप लोगों को ओनली पोर्टल के अंदर मिलेगी, ठीक है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे। और हार्ड कॉपी पब्लिकली जो भी ऑर्डर करना चाहे वो पब्लिकली ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड कॉपी सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। जिसको ऑर्डर करनी है वो एडमिन से कांटेक्ट कर लें तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आप लोगों की सामने वो सिर्फ पोर्टल पर होगी, ठीक है। हार्ड कॉपी में आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आप लोगों को कलरफुल चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो वो आप एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा, एडमिन आपको बता देंगे कि कलरफुल के क्या चार्जेस होंगे नोट्स के, और ब्लैक एंड व्हाइट के क्या चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीटली चॉइस होगी। मैं एक नज़र थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। इतने ज्यादा लेंथी नोट्स नहीं है कि पढ़ के आप लोग बहुत ज्यादा बोर फील करें। इवन अगर आप लोग उधर हैं अपना किसी क्लाइंट पर है, किसी लेट रीडिंग्स चल रही है, सिर्फ मोबाइल में आपको खोलना है और जस्ट क्विकली आपने घुमाना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको आइजा नहीं खोलना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने स्लाइड्स घुमानी है और आपके रिवीजन हो जाएगा। अच्छा एक और बच्चे का मैसेज है, सर वो ट्रिपल ए वाली बुक पोर्टल के अलावा भी मिल जाए तो अच्छा
होगा। पोर्टल पर बहुत हैंग होता है, बीइंग हैवी बुक। अच्छा, इंशाल्लाह वो मैं ट्रिपल ए वाली बुक जो एडवांस ऑडिट की एसीसी की बुक है, वो मैंने पोर्टल पर अपलोड कर रखी है। तो इंशाल्लाह हम कुछ प्रैक्टिस वहां से भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस हम अदर जो आईसीडब्ल्यू की चीजें होती हैं वहां से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक अच्छी है इंशाल्लाह, सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी हमारी। थोड़ी सी आईकेएम के अलावा भी चीजें देखेंगे तो हमें चीजों का आइडिया होगा और पहले से हम चीजों के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो मैं ट्रिपल ए वाली बुक भी देख लेता हूँ, अपने पास लैपटॉप में किधर पड़ी हुई है, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने एक नोट्स देख लिया, प्लस आप लोग एक दफा देख लें लेक्चर्स को एक्सेस करने का। ठीक है, ये लेक्चर्स किस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर सारे अपलोडेड हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी चीज है कि भाई जो बुक आप लोगों जो जो चीज आप लोग इधर लेक्चर के अंदर देख रहे हैं ना, जो लेक्चर के अंदर आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है ना, उस नोट्स को सामने रखते हुए, ठीक है, जो नोट्स हैं, सॉफ्ट नोट्स, उसको सामने रखते हुए जिस तरीके से पढ़ाया गया है, वही चीज आपको हार्ड कॉपी में भी मिलेगी। मतलब जो लेक्चर में देख रहे हैं, जो सॉफ्ट नोट्स हैं, जो हार्ड नोट्स हैं, वो तीनों आपस में सिंक है। ये नहीं होगा कि यार लेक्चर में कुछ और देख रहे हैं, ठीक है, और जब पढ़ रहे हैं तो कुछ और नोट्स का पिक्चर है, ठीक है, और जब हार्ड कॉपी मिल रही है तो हार्ड कॉपी कुछ अलग फॉर्म में मिल रही है। तीनों की सेम फॉर्म है, ठीक है, ताकि जब आप लोग लेक्चर ले रहे हो तो वहीं आपकी जो दिमाग में माइंड मैपिंग हो रही हो, तो वही चीज आपको नोट्स में भी दिख रही होगी। ठीक है ना, तो इजीली आप लोगों के लिए पढ़ना भी इजी होगा। अच्छा, इसके अलावा वॉइस नोट्स मेरे ये पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए। जो भी एक्सेस करना चाहे वो इस लिंक पर जा सकता है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेरे पब्लिक ग्रुप से। ठीक है, तो वॉइस नोट्स बेतहाशा जो मेजर इश्यूज बच्चों के होते हैं, वो आप लोगों को इंशाल्लाह इधर मिल जाएंगे। अच्छा, एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की टोटल ड्यूरेशन क्या है। अच्छा, उसके ऊपर मैं आप लोगों को जरा खोल के बता देता हूँ कि जो हमारा प्लान है। अच्छा जी, ये हमारा प्लान है जिसके अंदर सारी मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऑलमोस्ट 35 आवर्स का 33.87 इधर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही है। इसके अलावा अगर मैंने आइजा 600 को रिवाइज करा तो आप अराउंड इट वुड बी 35 आवर्स। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स के आपको 35 आवर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आप अगर चाहें स्क्रैच से पढ़ना तो आप स्क्रैच से भी पढ़ सकते हैं। सर, ये वाली फाइल मिल सकती है मास्टर प्लान, बिल्कुल आप लोगों को इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा। मास्टर प्लान की orders को वीकली हम इसको मैं और मजीद बेहतर करके और आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोगों का पेपर पास हो, ठीक है, एक सफिशिएंट प्रैक्टिस हो कि आप लोग अच्छे से पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें, ये मकसद है। ठीक है ना, तो उस मकसद को सामने रखेंगे। प्रैक्टिस भले थोड़ी सी 30 आवर्स से ऊपर भी जाने की हो तो मसला नहीं है। ठीक है सर, प्रैक्टिस मीनिंग लाइव सेशन? जी बिल्कुल लाइव सेशन। सर, प्रैक्टिस लेक्चर सेपरेट होंगे? जी बिल्कुल सेपरेट होंगे प्रैक्टिस लेक्चर। ठीक है, वो लाइव होंगे। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, प्रैक्टिस लेक्चर सेपरेट लाइव होंगे, वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट्स वाले जितने भी हैं वो रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? अच्छा, इसके अलावा हम और चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड वॉइस नोट्स पढ़े हुए हैं। इसके अंदर जो जो मेजर इश्यूज बच्चे के नॉर्मली होते हैं वो सारे वॉइस नोट्स इधर पढ़े हुए हैं। अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो उसको एक्सेस कर सकता है। प्रैक्टिस लेक्चर्स आइजा वाइज होंगे? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस लेक्चर्स आइजा वाइज होंगे। हम आइजा वाइज चलेंगे, पहले रिस्क एंड प्रोसीजर वाले करेंगे, रिपोर्टिंग वाले आइजा 700 और ये सारी चीजें हम आइजा वाइज लेके चलेंगे। देखिए, पहले रिस्क एंड प्रोसीजर हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन एक मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को कंबाइन करके आ रहा होता है। ठीक है, वो कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं बोलूंगे आइजा 300 से आ रहा है या आइजा 300 से 315 से आ रहा है, उसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार एक रिस्क एंड प्रोसीजर का जो क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से डील कर सके। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आईके पूछता है उसको हम टारगेट करेंगे कि रिस्क एंड प्रोसीजर का हमारा टारगेट हो जाए। रिपोर्टिंग के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, रिपोर्टिंग की जो ग्रिड है उसको हम टैकल कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारे एथिक्स वाला एरिया आता है, आईएसक्यूएम का आता है, उसको हम अच्छे से डील कर सकें। ठीक है,
तो ये सारी चीजें वॉल्यूम 2 से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम डील कर सकें, तो उसके लिए एक सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे आइजा वाइज, ठीक है। यहाँ अच्छा कुछ बच्चों का मैसेज आया सर प्रैक्टिस लेक्चर आइजा वाइज होंगे, अच्छा काइंडली शेयर लिंक ऑफ वॉइस नोट्स, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पब्लिक ग्रुप में सेंड कर दूंगा। पब्लिक ग्रुप का आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पर, तो मैं आप लोगों को पब्लिक ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा, देन मैं पब्लिक ग्रुप में वो सेंड कर दूंगा वॉइस नोट का लिंक, ठीक है। लाइव सेशन ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। सर एक्सपेक्टेड एंड डेट ऑफ कोर्स क्या होगी इंक्लूडिंग लाइव सेशन, इंशाल्लाह 31 अक्टूबर तक हम खत्म कर देंगे, एक महीने का, ताकि आप लोगों को टाइम मिले, ताकि आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें खुद से भी, एक सेल्फ स्टडी आप लोग अपनी सफिशिएंट टाइम में कर सकें, ठीक है। अच्छा इसके अलावा लोगों को एक चीज बता रहा था कि आइजर 315 के अंदर मैंने एक जनरली सबके लिए पब्लिकली लेक्चर डाला हुआ है, आइजर 315 रिस्क एंड प्रोसीजर क्वेश्चन समर 2022 विद स्टूडेंट चेकिंग। अगर किसी को लेक्चर नहीं लेने, मतलब इनरोलमेंट नहीं करवानी, वो चाहता है कि एक दफा मैं रिस्क एंड प्रोसीजर की सर की ड्राफ्टिंग देख लूं, सर किस तरीके से ड्राफ्टिंग रिस्क का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाते हैं, तो वो एक दफा ये वाला लेक्चर ले ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर मैंने किस तरीके से बताया, स्टूडेंट का जो क्वेश्चन चेक करा था सामने उसको रखा, आईकेएफ का सजेस्टेड आंसर रखा और मैंने अपना बनाया हुआ सजेस्टेड आंसर रखा, तीनों को बताया कि भाई आईकेएफ किधर गलती कर रहा है, बच्चा किधर गलती करता है, आईकेएफ के सजेस्टेड आंसर में क्या मिस्टेक्स होती है, और क्या आइडियल आंसर आप लोगों का होना चाहिए जो एग्जामिनर चाहता है, ठीक है ना। तो वो चीज आप लोग इधर से देख सकते हैं, ये पब्लिकली है, सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी अगर देखना चाहता है वो इधर से ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेक्चर्स भी पब्लिकली है, ठीक है। अगर किसी को देखना है डेमो कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, सर के लेक्चर कैसे हैं, कॉन्सेप्ट किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो मटीरियलिटी का आपको आई थिंक पब्लिकली लेक्चर मिलेगा, आइजर 315 का आपको पब्लिक लेक्चर मिल जाएगा, आइजर 300 का आई थिंक आपको पब्लिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको पब्लिकली अवेलेबल मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। कुछ जो नोट्स हैं वो भी आप लोग को पब्लिकली देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि सर के नोट्स कैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो जाएगा चीजों का। तो अगर कोई चीजें डेमो में देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है, फिर इसके बाद वो डिसाइड करे कि सर मुझे क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मुझे एनरोलमेंट करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, वो अल्टीमेटली आपकी चॉइस होगी, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन को एंड करेंगे, काफी लंबा सेशन हो गया हमारा, मेरे ख्याल से 1 घंटे 20 मिनट का सेशन हो गया, काफी लंबा सेशन हो गया। सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लाहौर या कराची? सर कराची पे है, लेकिन हम लोग कंप्लीटली ऑनलाइन हम लोग चीजें डील करते हैं, ठीक है। नॉट नो सर ऑल क्लियर सर, आपके पब्लिक लेक्चर यूट्यूब पे हैं, पब्लिक लेक्चर यूट्यूब पे शायद एक दो होंगे, ज्यादा नहीं है आई थिंक, लेकिन ये वाला लिंक आप लोग लाजमी अपने पास रख लें, ठीक है। ये लिंक इंशाल्लाह मैं आप लोग को पब्लिक ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, देन आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा ये लेक्चर को, ये पब्लिकली लिंक है, ठीक है ना। ये लिंक आप लोग के पास होगा, इजीली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन सर, आपकी बुक वहीद बुक लाहौर में अवेलेबल होगी? नहीं सर वहीद बुक लाहौर में अवेलेबल नहीं होगी, या आपको एकेडमी एसटी एकेडमी के एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको डिलीवर करवा देंगे लाहौर में, ठीक है। किस कोई भी सिटी होगी आपको डिलीवर हो जाएगा, आप एड्रेस बता दीजिएगा, आपको डिलीवर करवा देंगे। अगर कराची से हैं तो आप पिक पिक खुद भी कर सकते हैं, और चाहें तो डिलीवरी बोल सकते हैं, डिलीवरी को आपको करवा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? और कोई क्वेश्चन? और कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक होके पूछें, अभी नहीं पूछ सकते मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते ग्रुप पर पूछ लीजिएगा, पब्लिक ग्रुप है सबके लिए है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में पूछ लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? मुझे एक दफा बता दें तो फिर इंशाल्लाह इस सेशन को एंड कर दें, काफी लंबा टाइम हो गया, नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो आप लोगों को नमाज भी पढ़नी होगी, ठीक है। कराना आपने वो भी बुक भेज दीजिएगा, जी बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं कराऊंगा पहले आप लोगों को भेजूंगा, ताकि आप लोग उसको एक दफा गो थ्रू करें, देन इंशाल्लाह हम उसको करेंगे फर्दर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तो बेझिझक होकर पूछ ले। सर थैंक यू वेरी मच, नो फर्दर क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन, ठीक है। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आखिरी आखिरी में थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट कर दूं कि यार मुझे पता है, मैं भी देखें इसी चीज से गुजरा हूँ, ठीक है ना। मेरा भी कैफ जो ऑडिट का जो कैफ का ऑडिट होता है वो मेरा रुका था, ठीक है। हालांकि इसकी वजह से 6 महीने मेरी इंडक्शन लेट हो गई थी, ठीक है ना। आप लोगों को अंदाजा होगा कि यार जब इंडक्शन लेट हो जाती है और वो आपका एक पेपर रुक जाए तो काफी बुरा फील होता है,
ठीक है। फिर इसके अलावा जब मैं फाइनल में था, तो फाइनल में मेरा सिर्फ एक टैक्स का पेपर रुका था, एडवांस टैक्स का। तो उस वक्त भी एक लगा था यार। और इसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे। ठीक है। तो मतलब यार मुझे ये सारी चीज़ों का अंदाजा है, और मुझे पता है सीए की स्टडीज कितनी टफ है। ठीक है ना। और मुझे ये भी अंदाजा है कि फर्म की लाइफ कितनी टफ होती है, मैनेजर किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के अक्सर सीनियर्स मिलते हैं। तो मुझे सारी चीज़ों का अंदाजा है। ठीक है ना। बहुत टफ लाइफ होती है। और इस टफ लाइफ के अंदर टाइम निकालना, लेक्चर्स के लिए टाइम निकालना, पढ़ाई के लिए सेल्फ स्टडी भी करना, प्रैक्टिस भी करना, इतनी सारी चीजें। और सिर्फ ऑडिट का सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों का मुझे अंदाजा है। लेकिन देखें, लेकिन आगे जाके बेनिफिट बहुत बड़ा है। ठीक है ना। आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है, एक आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो बहुत बेनिफिट है। ठीक है ना। तो उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपने करनी होगी। ठीक है। एक दफा इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा, तो आगे बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगी। और एक सुकून हो जाता है माइंड में कि यार अब चीज क्लियर हो गई। ऐसा लगता है पता नहीं बंदे ने जंग फतह कर ली जब बंदा क्वालिफाई कर जाता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी क्वालिफाई करेंगे, और आप लोगों को भी वो फीलिंग आएगी जो मुझे आई थी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आप लोग भी फील करेंगे कि कैसा फील होता है जब बंदा क्वालिफाई होता है। तो बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये पेपर भी निकल जाएगा। चैलेंजेस होते हैं, समटाइम्स रुकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी चैलेंज आप लोग पार कर लेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलके मेहनत करेंगे, हम सब मिलेंगे, मिलके करेंगे, एक साथ मिलके एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो इंशाल्लाह पेपर आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होती है। ठीक है। बाकी अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अपना ख्याल many रखिए। thanks। बहुत डिटेल्ड सेशन, काफ़ी अच्छा सेशन था, मैं खुद भी सेशन देख रहा था माशाल्लाह। एंड इट्स अ वंडरफुल सेशन, एंड आई वुड लाइक ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ सलमान। नॉट जस्ट द एक्सपर्टीज एंड द लेवल ऑफ कॉपरेशन जो वो पुट इन कर रहे हैं, जो लेवल ऑफ एफर्ट वो पुट इन कर रहे हैं, उससे आप सब मैक्सिमम एफर्ट ले सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग से गुजारिश है, आप लोगों को ये सेशन फायदेमंद लगे तो आप और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहती है। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन।